आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री देख रहे हैं और आज हम इस शख्स के बारे में जानेंगे, नेपोलियन बोनापार्टे। जिस इंसान ने यूरोप को जीत लिया था, जिस इंसान ने यूरोप को अपने सामने झुका दिया, एक्सपैंड कर गया, जिस इंसान का आज भी नाम है, जिसकी लीडरशिप क्वालिटी को लोग सलाम करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 फीट 3 इंच। लोग बुली करते थे, नाटा आ गया, नाटा आ गया, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना था, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और ऐसी लीडरशिप क्वालिटी, हर किसी को अपने वश में कर लिया। जिसके नाम से ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया थर थर कांपते थे। हम उस नेपोलियन की बात करेंगे। नेपोलियन के लाइफ के दो फेज हैं। पहला फेज राइज, 1810 तक सिर्फ ऊपर गया, ये पूरे यूरोप को झुका दिया, सिर्फ ऊपर गया। सेकेंड फेज फॉल, 1815 तक, जिसमें नीचे गया, ये एकदम से जितनी जल्दी ऊपर गया उतनी जल्दी नीचे गया। बहुत बड़ी गलतियां की इसने। तो हम राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन देखेंगे। दोस्तों, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का लेक्चर 4 है, राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन एंड इट्स इंपैक्ट। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर 1799 तक, देन नेपोलियन 1799 से लेकर 1815 तक, इसका इंपैक्ट भयानक था। राष्ट्रवाद की भावना नेपोलियन ने जगा दी, जीत के नहीं, हार के। कैसे, हम देखेंगे। नेपोलियन की वजह से इटली यूनाइट हुआ, जर्मन यूनाइट हुआ, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है दोस्तों। इसीलिए हमको नेपोलियन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझे आप? 3 लेक्चर आ चुके इससे पहले। सबसे पहले हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मैं शुरू से एक एक चीज कवर करूंगा, सब कुछ कवर करने वाला हूं दोस्तों, मजा आ जाएगी आपको। ग्लोरियस रेवोल्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, लेक्चर 1 में देखा था, ठीक है। लेक्चर 2 में हमने देखा था अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेक्चर 3 में देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, नेपोलियन से आने से पहले, नेपोलियन पे आने से पहले, इस लेक्चर को सुनने से पहले आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन का लेक्चर देखना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे नेपोलियन की असली वजह क्या थी कि इतनी ऊपर गया, जनरल बन गया, ये असली वजह क्या थी। लेकिन इससे पहले आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें भी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं देखा तो पहले वो लेक्चर देखिए, इसके बाद इस पे आए। ये सीरीज चल रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपकी पूरी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। समझ गए? कहानी के उसमें मैं बताऊंगा, कहानी की तरह, बिल्कुल मजा भी आएगी आपको। तो राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन देखेंगे। ये लेक्चर्स थोड़े से बड़े होंगे, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री एक दूसरे से इंटर रिलेट करती है, और मैं एक एक चीज कवर करता हूं, एक एक पॉइंट कवर करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये आप मैप देख रहे हैं ना, दिख रहा है ना आपको फ्रांस? क्या बात है। पेरिस गए हैं कि नहीं? मैं भी नहीं गया हूं यार, मुझे भी जाना है वैसे। पेरिस बहुत ही खूबसूरत पेरिस। ये एमियंस है, एमियंस याद रखिएगा, यही ट्रीटी ऑफ एमियंस साइन की थी यहाँ पे। अभी हम बताएंगे, ठीक है, सारी चीजें मैं कवर करूंगा, अभी क्यों बता रहा हूं, ठीक है। ये है फ्रांस, ये तो आज का फ्रांस है। अभी का फ्रांस ये है, लेकिन जब नेपोलियन ने जीता था वो फ्रांस अलग था। जब नेपोलियन एक्सपैंड किया था वो कैसा फ्रांस था, वो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो फ्रांस है ये, पेरिस बहुत ही खूबसूरत है, और फ्रांस के जो शहर है बहुत ही खूबसूरत। पेरिस को सिटी ऑफ लव बोला जाता है। जिसको प्यार नहीं भी हुआ हो, पेरिस चले जाओ, अपने आप प्यार हो जाएगा। एफिल टावर है ना वहां पे, बहुत ही खूबसूरत। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन। देखिए, नेपोलियन के उदय की वजह क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन। किसी भी इंसान के उदय की वजह क्या होती है? जब कंट्री में अनस्टेबिलिटी हो। अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्या, फिर क्या लीडर्स की जरूरत है? फिर तो जो ऑलरेडी लीडर है उसको लोग आंखों पे सराखों पे रखेंगे, ठीक है। तो जब भी देश में कुछ प्रॉब्लम होती है, हमेशा लीडर्स का उदय होता है। आप देख लीजिए, ठीक है ना। आप इंदिरा गांधी के उदय की बात कर लीजिए, तब भी बहुत दिक्कत थी। आप नरेंद्र मोदी के उदय की बात कर लीजिए 2014 में, जब देश में प्रॉब्लम थी। तो लीडर्स, अटल बिहारी वाजपेयी भी, तो लीडर्स जो हैं उनका उदय तब होगा जब कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कभी पॉलिटिकल क्राइसिस होगी या इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, तब लीडर्स आते हैं, ठीक है। नेपोलियन का भी उदय ऐसे ही हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान नेपोलियन वैसे एक बहुत ही हम्बल फैमिली से आता था, बहुत ही छोटा, काफी बुली किया जाता था। मिलिट्री स्कूल से इसने पढ़ाई की, ठीक है। और 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस तो ऑलरेडी थी, आपको पता ही ना, मैंने बताया था। फ्रांस में हालत खराब थी। लुई द 16 को लोगों से कोई लेना देना था नहीं, ठीक है। वैसे ही फ्रांस में खेती की हालत बुरी थी, अकाल आया हुआ था, फेमाइन आया हुआ था। ऊपर से फ्रांस ने अमेरिका को सपोर्ट दे दिया। अमेरिका तो आजाद हो गया 1783 में, फ्रांस को कुछ नहीं मिला, लोगों का और मूड खराब। पैसे की ज्यादा जरूरत थी फ्रांस को। लुई द 16 ने बोला
इनके ऊपर टैक्स लगा दो। लोगों के ऊपर, जब थर्ड स्टेट के ऊपर टैक्स लगा, मैंने पता ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास डिवीजन थी फ्रांस में। फर्स्ट सेकंड कौन थे? सबसे अमीर, लेकिन सबसे कम थे, माइनॉरिटी में थे ये, लेकिन ताकत इन्हीं के पास थी। थर्ड स्टेट कॉमन लोग, 90% वर थर्ड स्टेट। इनका मूड खराब हो गया, इन्हीं को सारा टैक्स देना पड़ता था। उसके बाद नेशनल असेंबली बना दी 1789 में, हो गया तख्ता पलट। फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया, नए संविधान बने। 2 बार फ्रांस का संविधान बना, एक बार 1791 में, एक बार 1795 में। सब मैंने कवर किया, आप देख लीजिएगा। तो बैकग्राउंड में नेपोलियन आ जाते हैं, ठीक है। अब नेपोलियन जो है बहुत अच्छे दोस्त थे ऑगस्टीन रॉबस्पियरे के। बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा स्किप भी करूंगा, मैं अपने मेन टॉपिक पे ही रहूंगा। नेपोलियन की बायोग्राफी वैसे शानदार है, आप देख सकते हैं। ऑगस्टीन रॉबस्पियरे के भाई थे ये, दोस्त थे ये। और ऑगस्टीन रॉबस्पियरे किसके भाई थे? मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे। मैंने बताया था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो 2 ग्रुप हो गए थे। एक थे जेकोबियंस, जिनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे, जो कि कॉमन लोगों को, थर्ड स्टेट को, जिसमें आर्टिस्ट थे और जो गरीब लोग थे, जो किसान थे, उनको रिप्रेजेंट करता था। ये लोग लेफ्टिस्ट इनको बोला गया। दूसरे थे जिरोंडिस्ट, जो कि लिबरल थे। ये 2 पार्टी थी, 2 ग्रुप थे जो असेंबली में बैठते थे, ठीक है। ये थोड़े लिबरल थे, ये कैपिटलिस्ट क्लास को, बिजनेसमैन को सपोर्ट करते थे। और जेकोबियंस का दबदबा हुआ, रीन ऑफ टेरर 1795 तक बड़ी दिक्कत हुई। 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन, फिर 1791 से लेकर 1795 में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। 1793 से लेकर 1794 तक रीन ऑफ टेरर चला, ठीक है। अब और 1794 में मैक्सिमिलियन रॉबस्पियरे को गिलोटिन कर दिया। अब यहां पे लीडर गया। 1795 में फ्रांस में क्या हुआ? डायरेक्टरी रूल आ गया, नया संविधान आ गया। 1795 से लेकर 1799 तक डायरेक्टरी रूल चला। 5 डायरेक्टर्स बनाए गए यहां पे, जिनको डायरेक्टरी बोला गया, और इन्हीं के पास पूरा कंट्रोल था। 1795 में ही नेपोलियन का उदय होता है। जेकोबियंस खत्म, जिरोंडिन्स के पास पूरी ताकत 1795 में, ठीक है। 4 साल का जो रूल था बहुत अच्छा नहीं था, करप्शन था, इसमें दिक्कत थी। दोस्तों, लगातार 19 साल तक, 1799 तक, 1781 से लेकर 1799 तक आर्मी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिली थी। आर्मी फ्री में काम कर रही थी। आर्मी बहुत डिमोरलाइज्ड थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान। ये 1781 से, एक तो वैसे ही इधर फ्रांस, इधर अमेरिका का सपोर्ट दिया, वैसे ही वहां पे काफी लोग मारे गए, ठीक है। ऊपर से फ्रेंच रेवोल्यूशन आ गया 1789 में, और यहां पे पिलिनिट्स वॉर जो है, ऑस्ट्रिया ने वो छेड़ दिया इधर फ्रांस के ऊपर कि हम रॉयल फैमिलीज को प्रोटेक्ट करेंगे। सब मैंने कवर किया है। तो बहुत बुरी हालत थी यहां पे फ्रांस की आर्मी की। भैया आर्मी तो लड़ेगी ना, बहुत बुरी हालत, बहुत डिमोटिवेटेड थे। कोई जनरल नहीं था, जो जनरल थे वो सब रिजाइन देके भाग रहे थे, समझ रहे हैं। तो फ्रांस की आर्मी बिना पैसे के लड़ रही थी, बहुत मुश्किल। इतने में ही होती है नेपोलियन की एंट्री, ठीक है। जब वॉर शुरू हुआ, क्योंकि लुई द 16 जो थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्ट्रिया ने वॉर छेड़ दी फ्रांस के ऊपर। बताया था ना, सब मैंने कवर किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिएगा पूरा, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं, लुई द 16 को तो पकड़ लिया, उनको तो मार दिया। 1796 में हम देखते हैं नेपोलियन की जो आर्मी है, फ्रांस की आर्मी है, ऑस्ट्रिया से जाके भिड़ गई। अब ध्यान से सुनिएगा, जब 1796 में नेपोलियन आर्मी को कमांड करने जा रहा था, मेजर जनरल, 1795 में मेजर जनरल इसको बना दिया गया था, क्योंकि जो एक सिविल वॉर टाइप की कंडीशन आई थी, वहां पे नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया था, ठीक है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, डायरेक्टरी के खिलाफ बोल रहे थे, उनको खत्म किया था नेपोलियन ने। तो इससे खुश होकर डायरेक्टरी ने क्या किया, इनको मेजर जनरल बना दिया, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, आर्मी को रीऑर्गेनाइज करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इससे आप कितना कुछ सीख सकते हैं इस स्टोरी से। आर्मी को रीऑर्गेनाइज करो। अब भैया नेपोलियन गए ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ने, ठीक है। फ्रांस के पास पहुंचे, फ्रांस की आर्मी के पास पहुंचे। जैसे ही ये आए, नेपोलियन का खूब मजाक उड़ाया गया। 5 फीट 3 इंच खूब भर भर के, ये नाटे आ गए हैं, नाटे लाल, हमको युद्ध जिताएंगे, ये नेपोलियन के बारे में बोला गया। खूब बढ़िया तरीके से बुली किया गया। नेपोलियन तो नेपोलियन था, लीडरशिप क्वालिटीज उठा और गजब की स्पीच दी उसने, एक एक को मोटिवेट किया, जोश आया, और इतनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई नेपोलियन ने। फ्रांस की आर्मी ने ऑस्ट्रिया की आर्मी, ऑस्ट्रियन एम्पायर की बात हो रही है। ऑस्ट्रिया को जरा हम समझ लेते हैं, ठीक है। आप मैप में देखिए, मैप में तो चलिए अभी तो, अरे यार वो वाला मैप मैंने शायद लगाया नहीं, बट ये देखिए आप,
ये ऑस्ट्रियन एम्पायर ये बहुत तगड़ा था, बहुत है ज्यादा ताकतवर था ये, समझ रहे हैं। ऑस्ट्रियन एम्पायर बहुत ताकतवर था। ऑस्ट्रियन एम्पायर की आप ताकत का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं। इटली को ऑस्ट्रिया कंट्रोल करता था। जर्मनी अभी यूनिफाइड तो हुआ नहीं जर्मनी, जर्मनी के बहुत सारे स्टेट्स को ऑस्ट्रिया कंट्रोल करता था। बड़ा ताकतवर किंगडम था ऑस्ट्रिया, बहुत मुश्किल होती थी ऑस्ट्रिया को हराने में। ऑस्ट्रियन एम्पायर वाज अ माइटी एम्पायर एट दैट टाइम, और इनकी आर्मी बहुत ज्यादा तगड़ी थी, समझ रहे हैं। तो ऑस्ट्रिया की इतनी बड़ी आर्मी को हरा दिया नेपोलियन ने, बस खत्म, खेल खत्म, हरा दिया, हीरो हो गए नेपोलियन। बाप रे, इतना बड़ा काम कर दिया। और इस समय देश में क्या हो रहा है, इधर फ्रांस में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम, लोग परेशान हो गए डायरेक्टरी रूल से, लोग चाह रहे कि चेंज हो, और नेपोलियन ने क्या किया, हरा दिया ऑस्ट्रिया को। देखिए दो चीजें अभी कैसे कॉन्फ्लिक्ट होंगी। 1797 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, कुछ ट्रीटीज के आपको नाम याद रखने हैं, ये साइन कर ली। कैंपो फॉर्मियो में क्या था ट्रीटी में, सबसे पहले क्या था इस कैंपो फॉर्मियो ट्रीटी में, आपको मैप में दिखाता हूं। ये जो राइन रिवर है ना, राइनलैंड, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये हमारा फ्रंटियर होगा। देखिए उस समय रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी। रिसोर्सेज कहां पे मिलेंगे, इटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था फ्रांस के लिए। क्यों, अरे भैया कोस्ट है ना, मैंने आपको बताया था ना कई बार कि वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो समुद्र से लगता है। इटली समुद्र से लगता है, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। अफ्रीका चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, भारत चले जाओ, तो आपको जरूरत है कोस्ट लाइन की, पूरा इटली कोस्ट से लगता है, तो इटली स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट। फिर नेपोलियन ने जहां जहां कब्जा किया वहां पे कोल एंड आयरन बहुत ज्यादा थे, भर भर इनको रिसोर्सेज मिले, जिससे फ्रांस फ्लरिश हुआ। कोई भी देश कब समृद्धि करता है, जब उसकी आर्मी स्ट्रांग हो और जब उसके पास पैसा हो। तो नेपोलियन ने जिन देशों पे कब्जा किया, रिसोर्सेज लेके आया वो अपने घर पे, और लोग खुश, बहुत खुश, ठीक है। ये पहला था। राइनलैंड जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, ये अब से फ्रंटियर होगा फ्रांस का। उसके बाद नेदरलैंड और लंबार्डी, ये भी फ्रांस के अंदर रहेंगे, समझ रहे हैं। नेदरलैंड और लंबार्डी ये भी फ्रांस के पास रहेंगे, ओके। उस समय इटली जो था ना वो 4 किंगडम में डिवाइड था। अभी मैं जब इटालियन यूनिफिकेशन के बारे में बताऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, इटली का गार्जियन कौन, इटली के पिताजी कौन, नेपोलियन। अब से इटली किसके अंडर में आ गया, नेपोलियन के अंडर में आ गया, समझ रहे हैं। और ऑस्ट्रिया को मानना पड़ेगा जो हम कहेंगे, सुनिए। फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया, ठीक है। फ्रांस चाहता तो पूरे ऑस्ट्रिया को हरा सकता था, लेकिन ऐसा गड़बड़ हो जाती, हो सकता है आसपास के देश फ्रांस के खिलाफ युद्ध छेड़ देते। ऑस्ट्रिया को वेनिस दे दिया इस ट्रीटी के अंदर, जाओ वेनिस रखो तुम, ठीक है, वेनिस तुम्हारे पास रहेगा। वेनिस मतलब ये वाला जो इटली का ये ऊपर वाला, ठीक है ना, वेनिस दे दिया कि जाओ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो वेनिस। खुश, ऑस्ट्रिया खुश, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। ये 1812 का है। फ्रांस उस समय नेपोलियन के अंदर क्या था, तो ये थी ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मियो, और ये आप याद रखिएगा, समझ गए। तो इसके अंदर नेपोलियन को बहुत कुछ मिला, और ये सिर्फ शुरुआत हुई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अब देखिए क्या होता है। 1797 में तो क्या किया इसने, सबसे पहले ऑस्ट्रिया को हराया। उसके बाद डायरेक्टरी आई, डायरेक्टरी ने बोला कि अब ऐसा है यार, देखो हमारी आर्मी ताकतवर हो गई है। देखिए नेपोलियन के मन में क्या क्या चल रहा है, नेपोलियन को पता था सबको मारूंगा मैं, एक एक को पकड़ के मारूंगा, फ्रांस मेरे ही अंदर आएगा चाहे जो हो जाए। लेकिन वो सही वक्त का वेट कर रहा था। जीनियस वो होता है ना जो सही वक्त पे सही चीज करता है, समझ रहे हैं। बेवकूफी और बहादुरी में बहुत बड़ा फर्क होता है। बेवकूफ मत बनिए, बहादुर बनिए, बट बेवकूफ मत बनिए। अब देखिए नेपोलियन क्या कर रहा है। डायरेक्टरी ने बोला चलो ब्रिटिश पे अटैक करें। अब ब्रिटिश उस समय बहुत बड़ा ताकतवर था, फ्रांस और ब्रिटिश ये तो सबसे ताकतवर एम्पायर थे उस समय, तो ब्रिटिश पे अटैक करना इतना आसान नहीं था। नेपोलियन ने बोला ब्रिटिश पे अटैक नहीं करेंगे, ब्रिटिश पे अटैक हम दूसरी तरीके से करेंगे। कैसे, इजिप्ट पे अटैक करते हैं, इजिप्ट को इन्वेड करते हैं, इजिप्ट को हम बेस बनाते हैं, और वहां से फिर हम ब्रिटेन को अटैक करेंगे। मान गई डायरेक्टरी, इजिप्ट को इन्वेड कर दिया। अब अफ्रीका में ये जाएंगे, नेपोलियन ने अफ्रीका में जीत हासिल की, इजिप्ट को इन्वेड किया, इजिप्ट के रूलर्स को हराया इन्होंने। बैटल ऑफ पिरामिड्स हुई, हरा दिया 1798 में। इजिप्ट के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे उनको हराने में कामयाब रहा,
समझ रहे हैं? खत्म। उसके बाद एक बैटल ऑफ नील हुई, जहां पे नेपोलियन को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा। यही नहीं रुका, नेपोलियन जो है ऑटोमन एम्पायर रूल्ड सीरिया पे भी चला गया, वहां पे भी इन्वेड कर दिया। 1799 तक 2 साल में नेपोलियन ने सब बदल के रख दिया, और ब्रिटेन की भी हालत खराब हो गई, आर्मी को रीऑर्गेनाइज कर दिया। भाई ऑस्ट्रिया को हराया, खूब पैसे मिले, रिसोर्सेज मिले। इटली इनके पास आ गया, रिसोर्सेज मिले। इजिप्ट, रिसोर्सेज मिले। समझ रहे हैं? तो ये चीज है, ताकत आ गई नेपोलियन के पास। इधर जनता परेशान, पैसे वैसे नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब फ्रांस में। नेपोलियन बाहर युद्ध लड़ रहा है, 1799 में कैंपेन खत्म, वापस आता है फ्रांस। डायरेक्टरी से लोग परेशान, लोगों का मूड खराब, लोगों का बहुत ज्यादा मूड खराब। लोग चाह रहे थे कि चेंज हो। नेपोलियन जीत के आया, विजेता आया। जैसे ही नेपोलियन आया फ्रांस में, लोग तो बस गिर गए। आ गया हमारा हीरो, हमारा राजा। बस नेपोलियन, मैंने बताया ना, जीनियस, सिचुएशन समझ गया। 1799 आर्मी के पास थी, तुरंत तख्ता पलट किया, ना आओ देखा ना ताओ, तख्ता पलट, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म। 1789 से लेकर 99, 10 साल, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म। 1799 में काउंसिलेट की स्थापना हुई। काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल आते ही उसने अपने आप को राजा घोषित नहीं किया, ना 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 ना। अगर वो राजा घोषित कर लेता, फ्रेंच रेवोल्यूशन किसके लिए था? डेमोक्रेसी के लिए। लोगों के पास ताकत आए, डेमोक्रेसी को हटा के अगर अपने आप को राजा घोषित करता तो प्रॉब्लम होती ना उसके लिए। लोग नेपोलियन के खिलाफ भी खड़े हो जाते। उसने क्या किया, देखिए कितना चालाक। सबसे पहले उसने फ्रांस को बदला, पूरी तरीके से फ्रांस को 1805 तक बदल के रख दिया। कैसे? रिफॉर्म्स चालू किए, रिफॉर्म्स चालू किए। ठीक है, एक एक करके फ्रांस में रिफॉर्म्स आए। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आए, इरिगेशन रिफॉर्म्स आए। जहां पे खेती नहीं होती थी उस जगह पे खेती करवाई। एजुकेशनल रिफॉर्म्स आए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए। पॉलिटिकली फ्रांस को बहुत ताकतवर बनाने की कोशिश की गई। 4-4 हाउसेज बना दिए यहां पे। ठीक है, आमतौर पे 2 हाउसेज होते हैं ना, यहां पे 4 हाउस बना दिए उठा के। नेपोलियन की अगर बात करें, समझ गए? तो बहुत सारे रिफॉर्म्स यहां पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो बहुत ही शानदार थे। लोगों के पास पैसा आया और लोग बहुत ज्यादा खुश। प्लेबिसाइड करवाता था नेपोलियन, वोटिंग करवाता था। नेपोलियन ही सर्वे सर्वा हो गया था और लोग नेपोलियन को बहुत पसंद करते थे। नेपोलियन ने अपनी सरकार को ऐसे डिजाइन किया था कि अल्टीमेटली जो डिसीजन होगा वो नेपोलियन के हाथों में ही रहेगा। समझ रहे हैं? 4 हाउसेस थे, काउंसिल ऑफ स्टेट, सेनेट, ट्रिब्यूनल, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन अल्टीमेटली सब नेपोलियन के पास जाता था। समझ गए? बहुत बढ़िया। ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया। मेरिटोक्रेसी उस समय था ना, उस समय ज्यादातर एम्पायर्स में क्या होता था, राजा का बेटा राजा बनेगा। नेपोलियन ने बोला बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, जो काबिलियत है आओ आगे आओ, तुम में काबिलियत है आगे आओ। ऐसे नेपोलियन ने किया। 1804 तक फ्रांस को बदल के रख दिया, लोग बहुत खुश। नेपोलियन इज फ्रांस, सेक्युलर स्टेट बना दिया फ्रांस को। पोप के अधीन था ना, फ्रांस कैथोलिक स्टेट था। ठीक है, लेकिन नेपोलियन ने क्या बोला, नहीं सेक्युलर बनेंगे हम। पूरी तरीके से उसने धर्म को खत्म नहीं किया। जब नेपोलियन की 1804 में जब उसने अपने आप को एम्परर घोषित किया तो पोप को ही बुलाया था। बड़ी कमाल की कहानी है दोस्तों। जब पोप उनको ताज दे रहे थे, आमतौर पे पोप किसी, जब भी राजा की कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, जब ताजपोशी होती थी तो पोप ताज पहनाता था। नेपोलियन ने पता है क्या किया, जैसे ही आए पोप नेपोलियन को ताज पहनाने, नेपोलियन ने उनके हाथों से ताज छीन लिया और खुद ही पहन लिया। अब शगुन हो गया। अब उस समय अगर ऐसा किसी राजा ने किया होता, धर्म युद्ध हो जाता। लेकिन यहां पे धर्म युद्ध नहीं कर सकते थे ये लोग। क्यों? नेपोलियन बहुत ताकतवर था, इनके पास पूरी मिलिट्री थी। फ्रांस को खुश कर दिया इसने, बहुत खुश। 1804 में इसने अपने आप को, जब सब कुछ बढ़िया हो गया, 5 साल में सब बदल दिया, लोग खुश, पता था अब मैं एम्परर हो जाऊं, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसने बोला अब आज से मैं एम्परर, राजा, अजीम शान शहंशाह। 1804 में फ्रांस का एम्परर हो गया नेपोलियन। जिस डेमोक्रेसी के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ा गया था वो खो गई, गुम हो गई। हालांकि इसके इंपैक्ट बहुत हुए, वो मैंने बताया था। समझ गए? तो 1799 तक तो 1804 तक काउंसिल, फर्स्ट काउंसिल, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सुलेट बेसिकली थी ये, उसके बाद अपने आप को एम्परर घोषित कर दिया। ये तो ही फ्रांस की बात। बाहर क्या हुआ? यूरोप में हर जगह नेपोलियन का ही दबदबा, बहुत परेशान, हर जगह युद्ध छेड़ के रखा था नेपोलियन ने। तो अब भैया पीस की जरूरत थी। द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज टू ब्रिंग पीस।
शांति की जरूरत थी। यूरोप में क्या किया इसने? एक के बाद एक ट्रीटी साइन की। चलिए अब हम देखते हैं, एक के बाद एक इसने ट्रीटी साइन की। सबसे पहले ब्रिटेन, माई बाप, फ्रांस ने बोला, नेपोलियन ने बोला माई बाप, अब हम शांत रहेंगे। ट्रीटी ऑफ एमियंस, इसीलिए मैंने बताया था एमियन को थोड़ा ध्यान से, ये देख रहे हैं ना आप, ये ट्रीटी ऑफ एमियंस सबसे पहले ब्रिटेन के साथ साइन की नेपोलियन ने। बोला कि बिल्कुल अब हम शांत रहेंगे, ठीक है। और इधर ब्रिटेन ने क्या किया? ब्रिटेन ने फ्रांस को रिकॉग्नाइज कर लिया, नेपोलियन को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हां तुम ही राजा हो। समझ रहे हैं? तो ये चीज, उसके बाद दोस्तों इसने ट्रीटी ऑफ एमियंस ब्रिटेन के साथ की। बड़ा एम्पायर तो शांत हो गया, खूब चिट्ठियां भेजी इसने। दूसरा बड़ा एम्पायर कौन था? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के साथ इसने वही ट्रीटी ऑफ कैंपो फॉर्मो, वो बरकरार रहेगी। ऑस्ट्रिया मान गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं। ऑस्ट्रिया शांत हो गया, दूसरा बड़ा एम्पायर शांत, ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा एम्पायर कौन था? रशिया। रशिया बहुत ही ज्यादा ताकतवर, ये देख रहे हैं ना, बहुत बड़ा एम्पायर। रशिया के साथ इसने ट्रीटी ऑफ टिलसिट कर ली, TAILSIT, और सब दोस्त हो गए, सब शांत हो गए, समझ गए। और रिफॉर्म्स इसके चल रहे हैं। और 1804 में वही चीज हमने बताया ना कि इधर अपने आप को एम्परर भी घोषित कर लिया। तो नेपोलियन का हो गया दबदबा हर जगह। 1812 आते आते देख लीजिए नेपोलियन के पास कितनी सारी चीजें थी। लेकिन 1805 के बाद क्या हुआ? 1805 अब होगा युद्ध शुरू। अभी तो इसने सब कुछ बढ़िया किया, अब होगा एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन कैसे होगा? 1803 से लेकर 1815 तक बहुत सारे फ्रांस ने युद्ध लड़े। नेपोलियन ने अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, अपने देश को ताकतवर किया। अब एक्सपैंड करेगा वो, आप तभी एक्सपैंड करेंगे ना जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो। फ्रांस नेपोलियनिक वॉर्स लड़ा, बहुत सारे वॉर्स फ्रांस ने लड़े जिसको नेपोलियनिक वॉर्स बोला जाता है। इसमें सबसे पहले बैटल ऑफ ट्रफेलगार लड़ी गई, ठीक है, जिसमें नेपोलियन को बहुत, इसमें देखिए जो हम ये देखते हैं कि 1815 तक की जो वॉर्स लड़ी गई दोस्तों, इसमें ज्यादातर जो युद्ध हुए तो उसमें नेपोलियन को ही यहां पे अपर हैंड था, नेपोलियन को ही जीत मिली। लेकिन कुछ में नेपोलियन हारा और बाद में नेपोलियन बहुत बुरी तरीके से हारा। इसमें होता क्या था कि देखिए ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन हमेशा बैलेंस ऑफ पावर के लिए युद्ध करता था। ब्रिटेन को पता था कि फ्रांस को हम ज्यादा ताकतवर होने दे नहीं सकते, तो फ्रांस को हराओ। अब कैसे हरा? अकेला ब्रिटेन तो हराएगा नहीं, कोलिशन बनाए जाते थे। ब्रिटेन जो है रशिया ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर कोलिशन बनाता था और फ्रांस को हराने की कोशिश करता था। ऐसे 6 कोलिशन बनाए गए थे 1810 आते आते। कुछ में ब्रिटेन जीता, ज्यादातर में नेपोलियन जीता, ठीक है। इसी दौरान बैटल ऑफ ट्रफेलगार, बैटल ऑफ ऑस्टरलिट्स, अरे यार इसका नाम मैं तो नहीं प्रोनाउंस कर पाता, ऑस्टरलिट्स, ये जीत गया। बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स जो थी 1805 में लड़ी गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैटल थी क्योंकि इसने ऑस्ट्रिया और रशियन दोनों को हरा दिया। अब देखिए, अब आप बोलेंगे सर इसने तो पीस ट्रीटी साइन की है, तो क्या हुआ? तोड़ दी इसने पीस ट्रीटी, अटैक कर दिया। एक बार फ्रांस ताकतवर हुआ, मैंने बताया ना, द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज टू ब्रिंग पीस एंड देन अगेन गो टू वॉर। यही होता है। जब नेपोलियन को लगा कि अभी पीस ट्रीटी साइन करना सही रहेगा, थोड़ा मैं अपने आर्मी को ताकतवर कर लूं, तब उसने पीस ट्रीटी कर ली। और जब उसको लगा एक्सपैंड करते हैं, उसने एक्सपैंड कर लिया, सारी ट्रीटी तोड़ दी उसने। ऑस्ट्रिया को हराया, रशिया को हराया और ब्रिटेन को हराया। समझ रहे हैं? और ये बैटल ऑफ ऑस्ट्रेलिट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रोमन एम्पायर का पूरी तरीके से पतन हो गया और कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन बना। ये आप देख सकते हैं ना, ये पूरा कॉन्फेडरेशन ऑफ राइन, ये जो ग्रीन में आपको एरिया दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये सब नेपोलियन के अंडर थे। ये देख सकते हैं, ये नेपोलियन के अंदर, ये पूरा इटली नेपोलियन के अंदर, ये स्पेन पूरा का पूरा नेपोलियन के अंदर। और जो ये आपको ब्लू में देख रहे हैं, ठीक है, ये वो थे जो नेपोलियन का साथ देते थे, स्टेट्स एलाइड विथ नेपोलियन। बाद में ऑस्ट्रिया जो है वो हट गया था, लेकिन वो स्टेट्स थे जो नेपोलियन का साथ देते थे। और ग्रेट ब्रिटेन, रशिया जो था वो नेपोलियन के अगेंस्ट खड़ा होता था। समझ रहे हैं? तो आप देख सकते हैं ना कि ज्यादातर अगर आप ब्लू और ये ग्रीन और ये सब एरिया मिला रहे हैं तो 70 to 80% तो नेपोलियन के साथ ही है। स्पेन पे अटैक कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती थी नेपोलियन की, बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है। स्पेन पे अटैक करना नेपोलियन की इसलिए बहुत बड़ी गलती थी। स्पेन जो था, ठीक है, स्पेन के राजा को हटा के, जो फर्डिनेंड था, ठीक है, यहां का जो राजा था, नेपोलियन ने उसको हटा दिया और अपने भाई को यहां पे बैठा दिया।
और इसके भाई ने, नेपोलियन के भाई ने स्पेन में चेंजेस लाने शुरू कर दिए। लोगों को यह नागवार गुजरा, बाहरी ताकत इन्वेड कर रही है, राजा को हटा रही है और लोगों पे अपना आधिपत्य जमा रही है। लोग खड़े हो गए, और जहां लोग खड़े हो जाते हैं वो फिर गया, वो फिर समझ लीजिए जीत ही नहीं सकता। वहीं से रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। तो लोग खड़े हो गए स्पेन में नेपोलियन के खिलाफ, नेपोलियन के भाई के खिलाफ। ये बहुत बड़ी गलती थी नेपोलियन की, इसको नहीं करना चाहिए था। जब इंसान बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस, फिर मतलब पता नहीं होता है। एक्चुअली इसका एक और भी कारण है कि नेपोलियन का एटीट्यूड बड़ा अजीब हो गया था। इसको हर हाल में जीत चाहिए थी। जब चेस भी खेलता था ना, कोई गेम भी खेल रहा, तब भी नेपोलियन चीटिंग करता था। हर हाल में इसको जीत चाहिए होती थी। ऐसा हो गया था नेपोलियन, समझ रहे हैं? तो ये स्पेन में जब अटैक किया तो लोगों ने बोला यार ये तो हम नहीं सहेंगे। लोग हो गए यूनाइट, नेशनलिज्म आ गया स्पेन में, लोग यूनाइट हो गए। यही नेशनलिज्म इटली में भी आएगा, जर्मनी में भी आएगा, जिसकी वजह से यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी होगा। ये चीज आप समझे, बहुत बढ़िया। फिर इनकी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी थी, समझ रहे हैं? कॉन्टिनेंटल पॉलिसी क्या थी? यही कोलिशन, कोलिशन करके हराओ यहां पे नेपोलियन को। लेकिन रशिया ने इस कॉन्टिनेंटल पॉलिसी से विड्रॉ कर लिया, समझ रहे हैं? दूसरी नेपोलियन की गलती यह थी कि रशिया पे इसने अटैक कर दिया। एक्चुअली रशिया पे अटैक करने की बड़ी अच्छी कहानी है, ठीक है? रशिया, नेपोलियन जो है, नेपोलियन की शादी हुई थी। हालांकि इसकी जो वाइफ थी जोसेफिन, नेपोलियन के बहुत सारी औरतों से रिश्ते रहे, लेकिन जोसेफिन से सबसे ज्यादा प्यार करता था, ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि रशिया के जो एम्परर थे, समझदार, ठीक है, उनकी बेटी से नेपोलियन शादी करना चाहता था। तो रशिया ने बोला कि ठीक है आप शादी कर लो, लेकिन एक्चुअली आप काफी नाटे हो, है ना? हमारी बेटी लंबी चौड़ी, आप काफी नाटे। नेपोलियन को शायद ये बात दिल पे लग गई, है कि नहीं? मतलब एक तरीके से रशिया ने मस्त एकदम बढ़िया तरीके से बेइज्जती कर दी। नेपोलियन को शायद ये बात दिल पे लग गई, है ना? और उसके बाद एक और चीज रशिया ने बोल दी थी कि देखिए हम खाली रॉयल फैमिलीज में रिश्ता करते हैं, लेकिन आप तो रॉयल है नहीं। बट कोई बात नहीं, ठीक है, अब तो आप राजा हैं, तो आप रॉयल ही हम आपको समझेंगे। ये भी नेपोलियन को बात लग गई कि ये तो भैया मेरी जन्म कुंडली निकाल रहे हैं। तो ये एक रीजन हो सकता है कि रशिया को इन्वेड कर दिया। और रशिया को इन्वेड करना बहुत बड़ी दिक्कत। भैया देखो 1810 में रशिया को इन्वेड किया, ठीक है, इन्वेजन चला, और 1812 में और तगड़े से इन्होंने रशिया को इन्वेड किया। अब साइबेरिया चले गए नेपोलियन की बहुत बड़ी गलती इसलिए थी क्योंकि रशिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। टेम्परेचर जनवरी दिसंबर नवंबर वहां पे अगर आप जा रहे हैं, वो -30 डिग्री, -40 डिग्री, -20 डिग्री सेल्सियस रहता है टेम्परेचर। पता नहीं था नेपोलियन को, नेपोलियन ने अटैक कर दिया। यही गलती हिटलर ने की थी, सेम गलती हिटलर ने की थी कि रशिया में घुस गया। नेपोलियन जैसे ही घुसा साइबेरिया में, खेल खत्म। बहुत बुरी हालत हो गई। रशिया को पता था आने दो, जितना अंदर आ सके उतना अच्छा है, ले मौसम का मजा लेने दो जरा इनको। और यही नेपोलियन की बहुत बड़ी गलती। नेपोलियन की आर्मी जब रशिया गई, उनकी हालत खराब हो गई हैं। 60 to 70% नेपोलियन की आर्मी वहीं खत्म हो गई, डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली, और नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। रशियन इन्वेजन पूरी तरीके से बेकार साबित हुई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि इधर ब्रिटेन भी नेपोलियन से वॉर लड़ रहा है। स्पेन और पोर्तुगीज के साथ मिलके ब्रिटेन जो है वो नेपोलियन से वॉर लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन 1813 में बैटल ऑफ लीप्जिग में अल्टीमेटली हम देखते हैं कि नेपोलियन की फोर्सेस को हराया गया। कोलिशन, फाइनल कोलिशन था ये, ऑस्ट्रियन, प्रूशियन, रशियन और स्वीडिश ट्रूप ने मिलकर नेपोलियन की फोर्सेस को हरा दिया, ठीक है। तो 1810 के बाद क्या इसकी गलती थी? एक तो स्पेन पे इसने कब्जा कर लिया था, ठीक है, और अपने भाई को बैठा दिया। दूसरा, रशिया पे इसमें इन्वेड कर लिया था और अंडर एस्टिमेट कर दिया था। 1814 में हम देखते हैं कि जैसे ही बैटल ऑफ लीप्जिग में नेपोलियन को हार मिली, नेपोलियन को तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनको एग्जाइल किया गया और इटली के एल्बा में रखा गया, ठीक है। हालांकि अपने बेटे के साथ रहते थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे, यहां पे रखा गया। लेकिन 1815 में नेपोलियन बहुत ताकतवर था और सब डरते थे नेपोलियन से, और लग भी रहा था कि भैया अरे राजा को, नेपोलियन को उठा के आपने कैद कर लिया है। तो यहां पे ब्रिटेन, स्वीडन, रशिया, इन सबको लगा कि यार फिर फ्रांस अपनी आर्मी भेज देगा, क्योंकि फ्रांस में बोलने लगे थे जो जनरल्स थे कि हमारे राजा को इन्होंने कैद कर लिया है, इन्वेड करेंगे सब पे। तो इसी वजह से 1815 आते आते नेपोलियन को छोड़ दिया गया, वापस पेरिस आया और लोगों ने अच्छा वेलकम किया, बहुत जबरदस्त। तो नेपोलियन को लगा बहुत हो गया है, दोबारा
से हम युद्ध करते हैं। 1815 में फिर से नेपोलियन ने युद्ध करनी चाहिए। 100 डेज कैंपेन इसको बोला जाता है। नेपोलियन ने फिर से आर्मी बनाई, लेकिन इस बार ब्रिटेन पूरी तरीके से तैयार था और फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, ये जून 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू लड़ी गई, जिसमें नेपोलियन की ट्रूप्स को पूरी तरीके से हरा दिया गया। प्रूशियंस ने भी साथ दिया यहां पे, और ब्रिटेन तो था ही, समझ रहे हैं। तो बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन का अंत हुआ, और जितनी तेजी से नेपोलियन ऊपर गया था उतनी ही तेजी से नीचे आया। 1815 में फिर नेपोलियन को पकड़ लिया। फिर अब यहां पे देशों को लग गया कि अब इसको वापस नहीं जाने देंगे, जाएगा तो फिर प्रॉब्लम करेगा। और 1821 में स्टमक कैंसर, यही रीजन दिया जाता है, स्टमक कैंसर की वजह से इनका देहांत हो गया। नेपोलियन का चैप्टर खत्म। इंपैक्ट क्या हुआ? 1815 में वियना कांग्रेस बुलाई गई। वियना कांग्रेस बुलाई गई। अब देखिए, वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए। नेपोलियन ने जर्मनी को, जब इधर प्रूशियन साइड को इन्वेड किया था, तो नेपोलियन ने बहुत सारे, उस समय जर्मनी के बहुत टुकड़े थे, 300 से ज्यादा स्टेट्स थे, उसको इसने 30 में कर दिया था, ठीक है, कंसोलिडेट कर दिया था। इटली को भी इसने ये किया था, इटली को भी इसने मेनली 4 में डिवाइड कर दिया था, समझ गए। तो नेपोलियन ने ये काम तो किया, लेकिन नेपोलियन जहां पे भी जाता था, जहां पे इन्वेड करता था, उसको निस्तना नाबूद कर देता था, बड़ा दिक्कत करता था लोगों के लिए। तो इटली को ये समझ में आ गया कि ऐसे नहीं चलेगा, आज नेपोलियन है, कल को कोई और आ जाएगा, तो हमको यूनाइट होना पड़ेगा। और यही जर्मन जो स्टेट्स थे छोटे छोटे, उनको भी समझ में आ गया कि हमको यूनाइट होना पड़ेगा। तो 1815 के बाद से नेशनलिज्म की भावना नेपोलियन की वजह से यूरोपियन देशों में बढ़ने लगी, जहां पे नेपोलियन ने रूल किया था। अब इसके बाद की कहानी दोस्तों हम जानेंगे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये 2 लेक्चर होंगे, और उसके बाद फिर हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे बात करेंगे, समझ गए। तो अगला लेक्चर दोस्तों ये 2 तारीख को आएगा। तो 2 तारीख को आपसे मिलते हैं, मैं डेट बता देता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।